नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फाइनल हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में आज का हमारा विषय है नई कविता। इस व्याख्यान में हम नई कविता की पृष्ठभूमि, इसके आरंभ होने की परिस्थितियाँ, इसकी परिभाषा और इसकी कुछ प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नई कविता की पृष्ठभूमि। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि नई कविता पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो राष्ट्रीय परिस्थितियां थी, उनका प्रभाव देखा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो मानव समुदाय में एक प्रकार का जो मृत्यु और विनाश के प्रति एक प्रकार की जो भय की भावना थी, वह जीवन की वास्तविकता के रूप में उनके सामने उपस्थित होती है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो जघन्य हत्याकांड है, मृत्यु और विनाश है, इसे देखकर एक प्रकार की अनास्था की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो नई कविता की जो आरंभ की समय है वह 1951 से कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग 1954 के आसपास मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 3 से 4 वर्षों के बाद की कविताओं का दौर था। तो इस समय राष्ट्रीय स्तर पर यदि परिस्थितियाँ देखी जाए तो ऐसा लगता था समुदाय में, युवा समुदाय में, साहित्य समुदाय में, कला वर्ग के समुदाय में इस प्रकार की स्थितियाँ थी, समाज में इस प्रकार की स्थितियाँ थी कि जो विदेशी शासन है वही हमारी प्रत्येक मुसीबत का कारण है और विदेशी शासन के समाप्त होते ही जैसे कि हमें अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। परंतु वास्तविक रूप से 4-5 वर्षों के पश्चात भी ऐसा हकीकत की धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी, इन्होंने नई कविता की पृष्ठभूमि के निर्माण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि निम्नलिखित जो विचारधाराएं थी जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दृष्टिगोचर हो रही थी, उन्होंने भी नई कविता के जो कवि हैं, नई कविता के कवियों पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। उनमें सबसे पहले है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद ये मानता है कि आस्था, मूल्य, समाज, आदर्श, भविष्य ये सब मिथ्या है। विश्व बाजार की होड़ और युद्धों की जो जघन्यता थी, उनके बीच व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस बात का आभास होने लगा कि जो सत्य है वह केवल मृत्यु है। मृत्यु के अतिरिक्त अन्य जो सब भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब मिथ्या है। तो अस्तित्ववाद की इस सोच का असर नई कविता के रचनाकारों पर भी दिखाई देता है। इसी के साथ साथ आधुनिकतावाद के संबंध में पूंजीवाद के विकास के साथ नए मूल्य, नई जीवन पद्धति का प्रादुर्भाव होता है। आधुनिकता ने जहां एक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे श्रेष्ठ मानव मूल्य दिए, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक सभ्यता और मशीनीकरण के कारण नई नई समस्याएं समाज के समक्ष उपस्थित हो रही थी। व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि मशीनों के सामने वह निरुपाय है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। शहरीकरण की बढ़ती हुई होड़ ने व्यक्ति को अंदर से अकेला बना दिया। तो इस आधुनिकतावादी सोच ने भी नई कविता के प्रस्फुटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नई कविता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव पड़ा। नई कविता वस्तुतः दो धाराओं पर प्रभाव अधिक पड़ा। एक धारा जो अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद से प्रभावित है, तो दूसरी धारा मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवादी ऐसे कवि जो शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसे हम प्रगतिवादी जो कविता है उस पर इसका प्रभाव देख सकते हैं, उस मार्क्सवाद का प्रभाव भी नई कविता पर पड़ा है। अब हम देखेंगे कि नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाए। नई कविता का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ,
इसके बारे में स्वयं नई कविता के कवि हैं वह भी आपस में सहमत नहीं है। कुछ आलोचक प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग काव्यधारा नहीं मानते। वह कहते हैं कि प्रयोगवाद ही नई कविता के रूप में विकसित हुआ है। दूसरा सप्तक, जैसा कि हमें पता है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ प्रथम तार सप्तक से होता है, और तो इसलिए जो विचारक ये मानते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता अलग अलग नहीं बल्कि प्रयोगवाद का विकास ही नई कविता के रूप में हुआ, वही मानते हैं कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में होता है और उसी से नई कविता की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो ये आलोचक ये मानते हैं कि दूसरा सप्तक को ही नई कविता का आरंभ बिंदु हम मान सकते हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से मानते हैं। कुछ विद्वान प्रथम मत का समर्थन करते हैं और कुछ विद्वान नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता धारा का उदय मानते हैं। नई कविता किससे कहा जाए, यह प्रश्न भी बहुत जटिल है, और यदि गहराई से विचार किया जाए तो कोई भी परिभाषा अपनी सीमित और संकीर्ण परिधि से घिरी होने के कारण श्रेष्ठ परिभाषा नहीं कही जा सकती है। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो नई कविता के समस्त तत्वों को समग्रता से व्यक्त कर सकती हो, या किसी भी काव्यधारा को समग्रता से कोई परिभाषा व्यक्त कर सकती हो, ऐसा संभव नहीं है। नई कविता की परिभाषा के संबंध में भी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त किया है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत ये कहते हैं कि नई कविता में मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में पैग भरने को छोड़ दिया है, जहां वह साहस के साथ साथ सुख दुख और आशा निराशा के घात प्रतिघातों में बढ़ती हुई युग जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सके, वह अंतर्वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सके। नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके तथा आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युगपट को अपने मुक्त छंदों के संकेतों की तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नवीन भावभूमि प्रस्तुत कर रही है। सुमित्रा नंदन पंत ने नई कविता की बहुत सारी विशेषताओं को अपनी इस परिभाषा में समेटने का प्रयास किया है, और मुख्य रूप से जो बात उभर कर आती है वह है इसमें व्यक्तित्व की अपेक्षा सामाजिकता, कल्पना की अपेक्षा यथार्थ, बदलते हुए परिवेश के अनुसार बदलती हुई पल पल बदलती हुई कविता को उन्होंने नई कविता नाम से संबोधित किया है। अब नई कविता की कुछ प्रवृत्तियां हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम अनुभूति पक्ष के संदर्भ में नई कविता की जो प्रवृत्तियां उन्हें लेते हैं। अनुभूति पक्ष का अभिप्राय है कि इस कविता में मुख्य रूप से जो अभिव्यक्त किया गया है वो विषय क्या है, क्या इन्होंने अनुभव किया। नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने क्या अनुभव किया, और आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने उसको कैसे अभिव्यक्त किया। नई कविता की भाव क्षेत्रीय विशेषताओं में मध्यम वर्ग समाज के अंतर्गत सांस लेने वाले मनुष्य की सौंदर्य चेतना, उसकी समस्या आकुलता, प्रणय अनुभूति आदि प्रवृत्तियों को हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लघु मानव दर्शन में व्यक्तित्व की खोज। सबसे पहले तो लघु मानव जब हम नाम लेते हैं तो यही प्रश्न उपस्थित होता है कि लघु मानव कौन है, किस विचारधारा से लघु मानव की उत्पत्ति होती है। अहमग्रस्त, आत्मलीन, समाज विमुख, कुंठाग्रस्त, वर्जना पीड़ित मानव क्या है, यह इस व्यक्ति की और ही किस्म है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने नए प्रतिमान पुराने निकष नामक पुस्तक में प्रथम बार लघु मानव को सहज मानव कहकर चर्चा के केंद्र में रख दिया। तो जो लघु मानव है, जो अपने स्वयं के दुर्बलताएं, कमजोरियां और विशेषताओं के साथ इन कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है, उसके व्यक्तित्व, उसके अंदर के क्वालिटी, उसकी विशेषताओं की खोज हमें नई कविता में दिखाई देती है।
मध्यम वर्गीय जीवन की अनुभूतियाँ इसमें सच्चाई के साथ अभिव्यक्त हुई हैं। दुष्यंत कुमार, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर, सभी की कविताएं हमें इस मध्यम वर्गीय मनुष्य की सोच की कविताएं दृष्टिगोचर होती है। अगर हम देखें, नई कविता में जीवन के प्रति आस्था दिखाई देती है। जीवन के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं है, स्वीकार का भाव है। अनेक संकट कष्ट होते हुए भी एक प्रकार का सहमति का भाव है। तो इस प्रकार की मध्यम वर्गीय जीवन की अनुभूतियों को हम नई कविता में देख सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं अस्तित्ववादी स्वर। ये वह समय था कि जब भारत आज़ादी के बाद की पीड़ा से नहीं गुजरा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नई कविता के कवियों पर ही नहीं, आलोचकों तक पर भी अस्तित्ववाद का असर माना है। नई कविता के व्यक्तिवाद, व्यक्ति स्वातंत्र्यवाद पर आधुनिकता की सीधी छाप है और मृत्यु को सच मानने, जीवन के प्रति अनास्था की दृष्टि में, स्वयं को क्षीण मानने में, हताशा, निराशा, पराजय में अस्तित्ववादी इन मूल्यों को हम इन नई कविता में देख सकते हैं। क्षणबोध, नई कविता के जो कवि हैं ये क्षण के सत्य को स्वीकार करते हैं। क्षणबोध नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्षणों में विभक्त जीवन, उसकी व्यथा, उसका उल्लास, क्षण में लक्षित मनोस्थिति और क्षणों में स्फुर्जित कोई भी सत्य छोटा नहीं है। और यही कारण है कि जीवन का छोटे से छोटे, सामान्य से सामान्य, विशिष्ट से विशिष्ट प्रसंग नई कविता में नई अनुभूति, नया अर्थ प्राप्त कर रहे हैं। समाज के यथार्थ का ज्ञान। समाज की यथार्थ का ज्ञान, नई कविता की इस प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं कि समाज जैसा है, सामाजिक दायित्व के रूप में इन कवियों ने समाज के यथार्थ रूप का चित्रण किया है। सामाजिक जीवन की विकृतियाँ, मजबूरियाँ, असमर्थताओं के स्पष्ट और खुले चित्र नई कविता में दिखाई देते हैं। परिवर्तित मानव मूल्य। स्वतंत्रता के पश्चात समाज में जो मानव मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन आया, नवीन मान्यताएं, नवीन जिजीविषा, स्वातंत्र्य बोध, बुद्धिवाद जैसे जो मानव मूल्य हैं, ये आज़ादी के बाद विकसित हुए नए मानव मूल्य कहे जा सकते हैं। मानव मूल्यों का नए संदर्भों में विकास हुआ है। स्त्री पुरुष के संबंधों में भी पर्याप्त अंतर आया। तो इस प्रकार परिवर्तित इन मानव मूल्यों का जो रूप है वह भी हमें नई कविता में देखने को मिलता है। व्यंग्यशीलता, ये नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। व्यंग्य बोध वहाँ है जहाँ कवि सामाजिक स्तर पर असंतोष से भर उठा है और इसके साथ साथ उसने ये अनुभव भी किया है कि जीवन में शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कितने ही लोग जीवन की झांकी को गंदा कर रहे हैं। यही वजह है कि नए कवियों का व्यंग्य हमें कभी विषाद में डुबा देता है और कभी वैचारिक सीमा पर लाकर खड़ा कर देता है। विषय का विस्तार भी नई कविता की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। विषय विस्तार के रूप से यदि हम देखें तो नई कविता में जो कविता लिखी गई वह सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए हैं। मन के भीतर का विषाद, मन के भीतर का उल्लास और बाहरी रूप से देखें तो समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीयता, सब कुछ इसकी लेखनी में समाहित हो रहा है। विषय का विस्तार नई कविता की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। इसके पश्चात हम देखते हैं आधुनिकतावाद का स्वर, आस्था का स्वर। ये भी नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। आधुनिकतावाद के साथ साथ व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व देने की जो प्रवृत्ति है
व्यष्टि और समष्टि का जो बोध है वह नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं। नई कविता में पहली बार मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति समर्पित न होकर अपनी स्थिति के प्रति सतर्क है। कई व्यक्ति सत्ता के कारण तो कई मानव मर्यादा की रक्षा, स्वतंत्रता के कारण और कई आत्मविश्लेषण के कारण अहम को स्वीकृति मिलती है। व्यक्ति सत्ता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास व्यक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हुआ है। आगे की नदी के द्वीप कविता को हम इस रूप में देख सकते हैं कि जहाँ व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करती है, ये कविता व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करती है, लेकिन इसके साथ साथ समाज को भी महत्व प्रदान करती है। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता। नई कविता में समाज और राष्ट्र से ऊपर उठता हुआ नया कवि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को व्यक्त करता है। राष्ट्र का संकट, संघर्ष और सुख, किस प्रकार से विश्व का संकट और सुख बनता जा रहा है। नरेश मेहता की समय देवता कविता इसका ज्वलंत उदाहरण है। वस्तुतः नए कवि का दृष्टिकोण सीमाओं को पार करके विश्व शांति की कल्पना करता है। सुभाष की मृत्यु पर 2 अक्टूबर, चरित्र की केसर, जवाहर दीप जैसी कुछ कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नई कविता की जो सौंदर्य चेतना है, इसमें प्रकृति और नारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई कविता में चित्रित प्रकृति की अनेक विशेषताएं हैं। हिमबिंद की कविताओं में हिमानी प्रकृति की आंखों देखी छवियों की अनुभूति परक शब्द बिंब हमें दृष्टिगोचर होते हैं। ये जो सौंदर्य चेतना है, वह इसमें जो सुंदरता व्यक्त की गई है नई कविता में, वह अपनी तरफ आकर्षित करने की अपेक्षा सोचने को अधिक बाध्य करती है। युग की यथार्थता को अभिव्यक्त करती ये सौंदर्यता व्यक्ति को, मस्तिष्क को झंझोड़ती है। बावरा हेरी की कविताओं में प्रकृति के साथ साथ युग व्यापी जो विषम स्थितियां हैं, उनकी स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। नई कविता का जो ये सौंदर्य चेतना है, ये प्रकृति परक जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, उसमें एक प्रमुख विशेषता आंचलिक प्रवृत्ति को लेकर भी है। आंचलिकता के साथ अभिव्यक्त करने वाले कवियों में केदारनाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी प्रकृति से संबंधित कविताएं आंचलिकता से लबरेज दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार इसका नई कविता का जो अनुभूति पक्ष है वह समृद्ध है, विषय की दृष्टि से, सौंदर्यता की दृष्टि से, व्यक्ति को महत्व देने की दृष्टि से, मध्यम वर्गीय जीवन की आशा निराशा को व्यक्त करने के लिए अस्तित्ववादी स्वर, आस्थावादी स्वर, क्षणबोध, इन प्रमुख विशेषताओं के साथ नई कविता एक विशेष रूप के रूप में हमारे समक्ष आती है। इसके पश्चात अब नई कविता की जो भाषा अभिव्यक्तिगत विशेषताएं हैं, वह भी बहुत अधिक सशक्त है। जिस प्रकार से भाव पक्ष इसका सबल है, उसी प्रकार से इसका अभिव्यंजना पक्ष भी जन जीवन के निकट है। इसमें प्रयुक्त जो भाषा है, अप्रस्तुत विधान है, प्रत्येक, बिंब इत्यादि हमारी जीवनचर्या से संबंधित है। यदि हम इसकी भाषा की बात करें तो इसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं वह जन जीवन के निकट है, लेकिन कई बार ये जो जटिल अनुभूतियों के हाथों से पकड़कर अपना रूप बदल देते हैं। कवि उन्हें जानबूझकर नहीं मोड़ता है, लेकिन नई परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का ये रूप परिवर्तित होता रहता है। कभी कभी कवियों ने बहुप्रयुक्त जो शब्द हैं उनका यथासंभव बहिष्कार भी किया है। बहुत अधिक प्रयुक्त होने के कारण उनके स्थान पर नए शब्द नए अर्थ से भरकर या उसको नया संस्कार देकर भी उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया है। यदि हम देखें तो नई कविता का जो शब्द विधान है वो बहुत डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का अभिप्राय है कि इसमें बहुत सारी जो बोलियां हैं उनके शब्द हैं, जन भाषा है उनके शब्द हैं, और ऐसे अनेकानेक भाषाओं के शब्द इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। नए शब्द निर्माण की प्रवृत्ति भी नई कविता की अपनी एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। समय के अनुसार नए नए शब्द जो समाज में प्रचलित हो रहे हैं, वह
इन कविताओं में कवियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्त किए गए हैं। अप्रस्तुत विधान, प्रस्तुत को प्रकाशित करने के लिए जो शब्द विधान अप्रस्तुत या उपमान प्रस्तुत किया जाता है उसे अप्रस्तुत विधान कहा जाता है। काव्य में उपमानों का वैशिष्ट्य ये हम सब जानते हैं, और किसी भी कवि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अप्रस्तुत योजना कैसी है। नई कविता के कवियों ने प्रकृति, पुराण, इतिहास, विज्ञान, धर्म, राजनीति, मनोविज्ञान, चित्रकला, संगीत कला आदि जीवन के सभी पक्षों से उपमानों का चयन किया है। परंतु इनकी जो सबसे अधिक उपमानों की विशेषता है कि ये उपमान इनके चयन करते समय भी कथ्य की संप्रेषणीयता इनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। सुंदरता से अधिक कथ्य की संप्रेषणशीलता पर बल देने के कारण इनके जो अप्रस्तुत विधान हैं वह नए भी बने हैं। कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मुक्तिबोध ने लिखा है, मेरा दिल ढीबरी सा टिमटिमा रहा है। तो दिल के लिए ढीबरी का जो ये अप्रस्तुत उपमान उन्होंने प्रयुक्त किया है, ये समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार नया और सटीक जो अप्रस्तुत विधान हम इसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस पंक्तियों में, तुम थर्मामीटर के पारे से चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं, इन पंक्तियों में भी भावनाओं के लिए थर्मामीटर शब्द का यह प्रस्तुत विधान बिल्कुल नया है, परंतु समय के अनुसार है। इसी प्रकार से प्रतीक विधान, प्रतीकों के वैविध्यपूर्ण प्रयोग करके अनुभूति को व्यवस्थित और सही व्यंजना देने का काम नई कवियों द्वारा संपन्न किया गया है। नई कविता में प्रतीक प्रयोग की प्रवृत्ति तथा कथित फ्रेंच प्रतीकवाद से भिन्न है। इसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति है वह स्वप्निल नहीं है, बल्कि नए अभिव्यक्ति में यथार्थ का पुट अधिक है। पौराणिक और धार्मिक प्रतीकों का प्रचुर किंतु सटीक प्रयोग नई कविता में हम देख सकते हैं। अगला आता है बिंब विधान। बिंब विधान के क्षेत्रों में नए कवियों ने सर्वाधिक कौशल से हमें काम लिया है। बिंब विधायक शक्ति, कल्पना का सुंदर और समृद्ध सौंदर्य वैभव नई कविता में हमें दिखाई देता है। इन बिंबों में हमें औचित्य, रसग्राह्यता, परिचितता जैसे गुण तो मिलते ही हैं, लेकिन इन गुणों से युक्त ये जो बिंब है ये सीधी सरल शब्दावली के साथ साथ कभी कभी अलंकारिक रूप से भी प्रस्तुत किए गए हैं। शमशेर आत्मगत बिंब और आत्मा का वस्तुगत बिंब दोनों को रचने का प्रयास करते हैं। जब वह कहते हैं, एक नीला आईना, बैठोस सी यह चांदनी और अंदर चल रहा मैं उसी के महातल के मौन में। अपने अत्यंत निजी अनुभव के आत्म प्रदान पद्धति से अलग इन बिंबों का प्रयोग यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए इन कवियों ने किया है। छंद विधान की दृष्टि से देखें तो लय, शब्द योजना, नाद सौंदर्य, तुकांतता इत्यादि का प्रयोग करके छंद विधान में अप्रतिम सफलता नई कवियों को मिली है, नई कविता के कवियों को मिली है। इनकी उपलब्धियां अतुल्य है। इसमें आए हुए छंदों पर उर्दू, अंग्रेजी और लोकगीतों का प्रभाव है। निश्चय ही नई कविता अपनी शक्ति के बल पर अपने आप को प्रतिष्ठित कर रही है, और ये शक्ति हमें इस छंद विधान की तुकांतता में, उसके लय में, ताल में दृष्टिगोचर होती है। नई कविता की एक अन्य उपलब्धि हम कह सकते हैं कि इसकी नाट्यात्मक जो प्रबंध है या जो लंबी कविताएं हैं, ये काव्य रूप का एक विशिष्ट रूप जो इनमें दिखाई देता है। वे पारंपरिक अर्थ में तो प्रबंध नहीं है, उनका ढांचा नाटक और काव्य के सम्मिलित शिल्प से तैयार किया गया है। नई कविता के ये जो प्रबंध काव्य हैं, ये नाट्यात्मक शैली के प्रबंध या ऐसे प्रबंध हैं जो शैली में नाट्यता और प्रबंधत्व के मेल से एक नया रूप लेकर, काव्य का नया रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। जैसे धर्मवीर भारती का अंधा युग और कन्नुप्रिया, नरेश मेहता का जो संशय की रात है, प्रवाद पर्व है, शबरी है, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई है,
ये एक नाट्यात्मकता प्रबंध का एक नया रूप हमारे सामने लेके आते हैं। इन कवियों ने किसी पौराणिक संदर्भ को लेकर समसामयिक जीवन के कतिपय प्रश्नों को उठाया है। इसी के साथ साथ काव्य रूप का एक नया रूप हमें लंबी कविता के रूप में दिखाई देता है। अगे की असाध्य वीणा, मुक्ति बोध की अंधेरे में, नरेश मेहता की समय देवता जैसी कविताओं में हम ये नया काव्य रूप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने नई कविता के अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और नई कविता को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।